हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशंस शुरू करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर प्रीपोजिशंस पढ़ा दीजिए, और प्रीपोजिशंस वास्तव में बहुत ही कॉन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रीपोजिशंस है क्या। स्वतंत्र प्रीपोजिशंस अपना अर्थ लेकर बहुत सारी परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियों में इनका अपना स्वतंत्र मीनिंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगा यदि कुछ खास शब्दों के साथ इनका प्रयोग होना शुरू होता है। तो दो ढंग से प्रीपोजिशंस को हमको समझना पड़ेगा। एक तो प्रीपोजिशंस का अपना स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र अर्थ क्या है, और दूसरा कि बहुत सारे शब्दों के साथ जो आप अर्थ ढूंढते हैं स्वतंत्र रूप से किसी प्रीपोजिशन का, उसके हिसाब से यदि प्रीपोजिशन आप लगाते हैं तो हो सकता है कि वह प्रयोग आपका गलत हो जाए, क्योंकि बहुत सारे शब्द कुछ खास तरह के प्रीपोजिशंस लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो प्रीपोजिशंस को आपको दो तरीके से तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक कि स्वतंत्र प्रीपोजिशंस अपना अर्थ क्या लिए होते हैं, और दूसरा कि जो बहुत सारे वर्ड्स हैं उनके साथ जो प्रीपोजिशंस चलते हैं, एक ही शब्द हो सकता है कि एक से अधिक प्रीपोजिशन ले, अलग अलग अर्थ को देना शुरू कर दे, तो इन सब चीजों को भी आपको अलग से समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रीपोजिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होगा, क्योंकि जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि लगभग 4-5 क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीपोजिशंस पर आधारित दिए जाते हैं, जिनमें हमने बताया था डिटेक्शन ऑफ कॉर्नर्स हो, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस हो, फिल ऑफ द ब्लैंक्स हो, ग्लोस टेस्ट हो, उसी तरह से सेंटेंस मेकिंग में इसका लिंक ढूंढने की आवश्यकता हो। तो इन सभी जगहों पर आपको प्रीपोजिशंस की जानकारी मदद करेगी, और इसमें भी एक और पार्ट आपको थोड़ा अलग से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कुछ खास प्रीपोजिशन लेकर प्रीपोजिशनल वर्ब के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनको हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो उसमें एक वर्ब होता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, उसी तरह से एक वर्ब, एक एडवर्ब, एक प्रीपोजिशन हो सकता है। तो थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स का भी आपको ज्ञान अलग से रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम समझने की कोशिश करें तो 3 स्टेजेस में आपको प्रीपोजिशंस को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ प्रीपोजिशंस आपको बता देते हैं, और जैसा कि हमने कहा कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं ये कह दूं कि बस इतना पढ़ लो काम चल जाएगा, कभी नहीं। ठीक है, ये एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है लैंग्वेज का, और सारे शब्दों के साथ सारे प्रीपोजिशंस की ठोस जानकारी लगभग असंभव है। कोई भी कहता है कि मैं हर प्रीपोजिशन का प्रयोग जानता हूं या आपको बता देता हूं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सब पूरी कल्पना होगी। एग्जामिनेशंस में जो बेस्ट रेंज मैंने अब तक के समझे हैं डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस वगैरह के स्टडी करते हुए, उस बेस्ट रेंज को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, उसमें देखते हैं कि बहुत सारे प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। बहुत सारे शब्दों के साथ प्रीपोजिशंस हैं जो भी रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीजों को हम लोग अपने लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और प्रीपोजिशंस थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझने के साथ साथ याद करने की चीज है। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शब्दों के साथ प्रीपोजिशंस के प्रयोग को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो काम भी आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशन है क्या। ध्यान रखिएगा, तो यदि इसको हम समझने के लिए देखें तो ये 2 पार्ट में ये शब्द हमको एग्जिस्ट करता है। एक शब्द है प्री, ध्यान रखना है, ये प्री हमारा एक प्रीफिक्स है, अर्थात यह एक उपसर्ग है, और इसका सामान्य तौर पर अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, बिफोर। ठीक है, हिंदी हम लोग आवश्यकता अनुसार पहले,
के पहले, से पहले, ये सब आवश्यकता अनुसार अलग अलग सिचुएशंस में हिंदी हम लोग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और शब्द एक ही प्री का हमने इंग्लिश मीनिंग लिया और वो मीनिंग लिया बिफोर। अब इसका एक पार्ट और हमको दिखाई पड़ रहा है, और वो क्या है? वो पार्ट है पोजीशन। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान, स्थिति, है ना। तो इसका स्थान या स्थिति ये हम लोग हिंदी लेते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन अर्थात अब इसको हम समझने की कोशिश करें तो स्थान के पहले, स्थान से पहले ये हमको अर्थ दिखाई पड़ता है प्रीपोजिशन का। लेकिन सवाल उठता है कि किसके पहले, किस स्थान के पहले? ऐसा तो कुछ इसमें दिखाई पड़ नहीं रहा है या इसके बारे में तो कुछ बता नहीं रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन के इक्विवेलेंट शब्द समूह, है ना, के पहले करते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन, जैसा कि ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन में नेस्फील्ड का यदि दूं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा मान्य ग्रामेरियन हुए, उनका यदि मैं डेफिनेशन बताऊं तो उन्होंने प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या दिया? प्रीपोजिशन का डेफिनेशन उन्होंने दिया कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक प्रीपोजिशन एक शब्द है, विच जो व्हेन यूज्ड जब प्रयुक्त होता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, और प्रोनाउन जब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, क्या करता है? इंडिकेट्स, दर्शाता है, बताता है, इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन with some other word, with some other word। तो ये नेस्फील्ड ने डेफिनेशन इसका दिया कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। अब प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है which जो when used before a noun or pronoun, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, वो क्या करता है? उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दर्शाता है, संबंध बताता है विथ सम अदर वर्ड, किसी अन्य शब्द के साथ, ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड के हिसाब से हमने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की, लेकिन इसको हम रीअरेंज करते हैं हिंदी में, तो इसका मतलब क्या निकला कि आप प्रीपोजिशन अर्थात एक प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताता है, ठीक है। तो इसकी इस ढंग से हम हिंदी अरेंज करेंगे तो ये हमारी हिंदी बनेगी। अब जस्ट एक आध दो उदाहरण पहले हम ले लें, एग्जांपल्स पहले हम ले लें, फिर इसकी विस्तार से चर्चा हम शुरू करेंगे। तो यदि हम कहें डिपेंड ऑन या अपॉन, ये दोनों प्रीपोजिशन से हाथ लेता है, दोनों की चर्चा हम कर देते हैं। राम, तो इसका अर्थ क्या निकल गया कि राम पर निर्भर करो, है ना। अब पर के लिए यहां ध्यान दें तो ऑन का भी प्रयोग है या अपॉन का भी प्रयोग है, ठीक है। अब यहां राम क्या है? एक नाउन है, और इस नाउन के पहले ऑन या अपॉन प्रयुक्त होता है, और इस राम का रिश्ता बताता है किससे? डिपेंड से, और ये डिपेंड क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। डिपेंड ऑन राम या डिपेंड अपॉन राम। अब ध्यान देना है, इस राम की जगह पे यदि हम चाहते तो इस्तेमाल कर सकते थे हिम, और हिम क्या है? एक प्रोनाउन है, तो एक प्रोनाउन है। और अब ये क्या हो गया कि इस प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होकर फिर ये हिम का अर्थात उस प्रोनाउन का इस वर्ब के साथ संबंध बताता है।
इसका मतलब हुआ कि ऑन या अपॉन जो है इसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रीपोजिशंस है ना। तो दो शब्द ऑन या अपॉन दोनों डिपेंड के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चूंकि ऑन छोटा शब्द है और व्यवहार में हम लोग अक्सर छोटे शब्दों का प्रयोग ही ज्यादा करते हैं, ठीक है। चाहे वो बोलचाल की भाषा हो या लिखने की भाषा हो, हम लोग ज्यादा प्रयोग छोटा शब्द का करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि डिपेंड के साथ ऑन का प्रयोग सर्वाधिक लोग करते हैं, लेकिन अपॉन भी होता है। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो ठीक कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन जो है उसके अनुसार किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होने वाला शब्द जो उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है, ध्यान रखना। लेकिन यदि हम नोटिस करें तो नेस्फिल्ड के द्वारा दिया गया यह डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, या कहा जाए कि इस डेफिनेशन में कुछ खामी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रयुक्त होता है। यह नाउन या प्रोनाउन के बाद की भी स्थिति अपना रख सकता है। नॉर्मली किसी नाउन के बाद तो ये होता ही होता है, ठीक है, आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। जैसे यदि कहें कि आई हैव अ पेन टू राइट विथ, मेरे पास एक कलम है किस चीज के लिए? लिखने के लिए। और ध्यान दें तो लिखने के लिए यह सेंटेंस आपका नहीं बनता है ना, टू राइट। ये अक्सर परीक्षाओं में देता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रीपोजिशन संबंधी एरर में भी इस टाइप का सेंटेंस आपको देता है ना, कि आई हैव ए पेन टू राइट, है ना, और अर्थ हम लोग समझ लेते हैं मेरे पास कलम है लिखने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां इस विथ का प्रयोग आपको हर हाल में करना पड़ेगा, चूंकि राइट ए पेन नहीं होता है। क्या होता है? राइट विथ अ पेन। अब नोटिस करें तो यहां ये वर्ब है और ये हमारा नाउन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस वर्ब के बाद यहां विथ का प्रयोग हो रहा है, और यह विथ रिश्ता बता रहा है राइट क्रिया का किसके साथ? इस नाउन के साथ। तो हम ध्यान दें तो यहां पेन के पहले विथ नहीं है, बल्कि ये वर्ब के बाद जाकर ठहर गया है, और ये वर्ब हमारा एक इंफिनिटिव के रूप में है, टू राइट के रूप में है, जिसके बाद विथ का प्रयोग हो रहा है। लेकिन वह विथ संबंध बता रहा है नाउन पेन का इंफिनिटिव टू राइट के साथ। इसी तरह से एक आध और एग्जाम्पल हम ले। यदि हम कहते हैं I have a house to live in। अब इस वाक्य में भी हम ध्यान दें तो क्या है कि यहां a house ये हमारा नाउन है, ये to live हमारा वर्ब है इंफिनिटिव के रूप में, और हम नोटिस करें तो इन जो है यहां प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? इस हाउस का इस लिव क्रिया के साथ रिश्ता बता रहा है, अर्थात a house to live in। अब यहां भी इन का प्रयोग हाउस के पहले नहीं है, लेकिन हम ध्यान दें तो इन रिलेशन हाउस का ही बता रहा है लिव क्रिया के साथ, है ना, टू लिव इन, रहने के लिए, रहने को, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन के पहले हो और पहले ही हो, यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस तरह से चलिए एक आध प्रोनाउन का उदाहरण हम ले लें। जैसे यदि हम कहें कि आई हैव नथिंग टू टॉक अबाउट, अब इसको ध्यान दीजिए, आई हैव नथिंग टू टॉक अबाउट। अब इस तरह हम नोटिस करें तो क्या है कि टॉक अबाउट नथिंग, अर्थात ये नथिंग क्या है? प्रोनाउन है हमारा, और ये हमारा फिर यहां वर्ब का काम कर रहा है इंफिनिटिव, और अबाउट यहां प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो हैव नथिंग टू टॉक अबाउट का निहित अर्थ क्या निकल गया
कि मेरे पास कुछ नहीं है, किस चीज के लिए, जिसके बारे में बात की जाए। अर्थात मेरे पास कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूं या जिसके बारे में बात की जाए, है ना। तो इसका आपका अर्थ निकल जाता है। तो प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन के पहले ही इस्तेमाल हो, किसी प्रोनाउन के पहले ही इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा वाक्य में समझना पड़ेगा कि यदि कोई प्रीपोजिशन है तो किसका संबंध किस नाउन या किस प्रोनाउन के साथ बता रहा है, या हम कहें कि जो नाउन या प्रोनाउन है वो कौन सा नाउन या प्रोनाउन है जिसके लिए प्रीपोजिशंस का प्रयोग हुआ है या होना चाहता है। ये प्रीपोजिशंस का डेफिनेशन है। अब ध्यान देना है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, इसको छोटे बड़े कई वर्गों में लोगों ने बांट दिया है, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। लेकिन हम इसको मेजर 3 वर्गों में बांटेंगे। पहला, जिसको हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन कहेंगे, ये दिशा बताने वाले शब्दों के पहले इस्तेमाल होते हैं। इनमें मूल रूप से टू है, टुवर्ड्स है, फॉर है, अक्रॉस है, अगेंस्ट है। इसी तरह से ध्यान रखना है, एट है, ऑन है, इनटू है। ये कुछ प्रमुख प्रीपोजिशंस इस वर्ग में हैं। दूसरा है जिसको हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन कहते हैं। अर्थात ये स्थान या स्थिति बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं। इनमें मूल रूप से ध्यान रखना है कि एट, इन, ऑन, इसी तरह से बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, amidst, फिर ध्यान रखना है बिफोर, आफ्टर, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, in front of, by, beside। ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं जो प्लेस या पोजीशन बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं। तीसरा जो मेजर इसका क्लास है वो है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में क्या है कि ये समय बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के अंतर्गत जो प्रीपोजिशंस आएंगे वो फिर ध्यान रखिएगा उसमें भी एट है, इन है, ऑन है, बिटवीन भी इसमें आता है, और फिर ध्यान रखना है कि बिफोर इसमें आता है, आफ्टर इसमें, बाय, टिल, फॉर, सिंस, विदिन, फ्रॉम के साथ फिर एक प्रयोग हो सकता है टू, टिल तक के अर्थ में। इस तरह से ध्यान रखना है
ड्यूरिंग, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि एक अलग अलग प्रीपोजिशन का भी लोगों ने अलग अलग क्लास बना दिया है, तो उसको रफली हम लोग कहते हैं सम अदर प्रीपोजिशंस, कुछ अन्य प्रीपोजिशंस। अब वो क्या सब हैं, अब इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कहते हैं ऑफ, उसी तरह से कहते हैं ऑफ, फिर हम कहते हैं विथ, बाय, फॉर, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अबाउट, अराउंड, अराउंड, तो कुछ इस तरह के भी प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने 4 वर्गों में इसको फिलहाल आपके लिए प्लेस किया है। पहला वर्ग प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा वर्ग हमने रखा प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन, तीसरा वर्ग हमने रखा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, चौथा वर्ग हमने रखा सम अदर प्रीपोजिशंस। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये एट क्या है, इन क्या है, ऑन क्या है, बिटवीन क्या है, किस तरह के टाइम के साथ इनका प्रयोग होना चाहिए, उसी तरह से बिफोर कब होगा, आफ्टर कब होगा, बाय कब होगा, टिल, फॉर, सिंस, है ना, विदिन, ये सब क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग तो हमने वहां ले लिया है। ठीक है, क्योंकि इधर भी हमने कुछ प्रीपोजिशंस को लिया, फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ टू है, टिल है, उसी तरह से ड्यूरिंग है ना। तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व क्या है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, और उसके बाद में तब हमको वर्ड्स के साथ देखना पड़ेगा कि कोई एक वर्ड अपने साथ कोई खास प्रीपोजिशन लेता है जो सामान्य प्रीपोजिशन के अर्थ से आपको मिलता जुलता अर्थ हिंदी के अनुसार मिलेगा, जबकि इंग्लिश में वो कुछ और शब्द वहां खोजता है। क्योंकि कुछ खास शब्दों के साथ कुछ खास प्रीपोजिशंस का ही प्रयोग होते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मात्र हम क्लासिफिकेशन करके छोड़ रहे हैं, अगले क्लास से हम एक एक प्रीपोजिशन को आपको पहले समझाएंगे कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व क्या है, और साथ ही यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि इन प्रीपोजिशन, जो स्वतंत्र प्रीपोजिशंस का अपना अस्तित्व है, इनमें भी डिफरेंट एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं। जैसे फॉर के बदले सिंस कर देगा, सिंस के बदले फॉर कर देगा, है ना, उस तरह से सिंस के बदले फ्रॉम कर देगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी परीक्षाओं में आपको दिए जाते हैं। अब ध्यान देना है, ये सब कॉन्फ्यूजन पैदा होता क्यों है। अब थोड़ी देर के लिए जस्ट एक झलक मैं आपको दे दूं तो कुछ चीजें आपको समझ में निश्चित रूप से आएंगी कि कॉन्फ्यूजन का, प्रॉब्लम का जो है वो कारण क्या होता है। जैसे यदि हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो सिंस का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में हिंदी हम लोग लेते हैं से। उसी तरह से यदि हम फॉर का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में इसकी भी हिंदी हम लोग लेते हैं से। उसी तरह से ध्यान रखना है कि यदि हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो इसकी भी हिंदी हम लोग लेते हैं से। अब ये तीनों के तीनों जो है, यदि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है और तीनों की हिंदी से है, अब स्वाभाविक है यदि आपको पता नहीं है कि से के अर्थ में किस तरह के टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होना चाहिए, किस तरह के टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होना चाहिए, किस तरह के टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि आपको बस यही कॉन्फ्यूजन पैदा करके रख देता है कि जहां सिंस होना चाहिए फॉर लगा देगा, फॉर होना चाहिए फ्रॉम लगा देगा, फ्रॉम होना चाहिए सिंस लगा देगा, फॉर लगा देगा। ठीक है, और आप केवल हिंदी में नहीं यदि रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो हिंदी मीनिंग बिल्कुल सटीक निकलेगी, चूंकि तीनों का अर्थ है से। लेकिन आपको पता नहीं है कि इन तीनों का इन्वायरमेंट क्या है, अर्थात किस तरह के इन्वायरमेंट में किस तरह के टाइम के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। यदि ये पता नहीं है तो स्वाभाविक है कि आपका प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मीनिंग तो आपको समझ में आएगा कि मीनिंग ऐसा है, लेकिन प्रॉब्लम बनने वाला बिल्कुल नहीं है। ये सब डिफरेंसेस हमको देखने पड़ेंगे कि सिंस किस परिस्थिति में, फॉर किस परिस्थिति में, फ्रॉम किस परिस्थिति में, है ना। तो केवल हिंदी मीनिंग से हमारा प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है ना। और इसी तरह से बहुत सारे शब्दों का हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र मीनिंग कुछ और है, लेकिन किसी खास शब्द के साथ उसका प्रयोग होता है तो कुछ और मीनिंग ले लेता है। तो उसको भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना।
इसलिए प्रीपोजिशन केवल रटने से कि फॉर बने से, सिंस बने से, फ्रॉम बने से, है ना, और इसे प्रॉब्लम्स आप बनाना चाहिएगा, नहीं बनेगा, है ना। इन सबों की विस्तार से चर्चा हम करेंगे और बहुत बारीकी से जितना डिस्कशन हम करेंगे, यदि उतने को भी आप तैयार कर रहे खूब बढ़िया से, तो किसी भी एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको, बल्कि हम कहें कि 80% 90% प्रॉब्लम्स आपके प्रीपोजिशंस के बन सकते हैं, है ना। गारंटी नहीं दूंगा, जो मैंने कहा कि यह अनलिमिटेड है, ठीक है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि भाई इतना करो बस काम खत्म हो गया, है ना। आगे आप अपना करते रहें, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल रेंज प्रीपोजिशंस का है, अभी तक का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि किस तरह के प्रीपोजिशंस की उम्मीद आपके लेवल में की जाती है और परीक्षा में क्या क्या अक्सर दिए जाते रहे हैं आज तक में, उसके आधार पर सारा डिस्कशन हम आपको केंद्रित कर देंगे। और बढ़िया से यदि आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से बहुत फायदा आपको मिलेगा, है ना। और आप लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो पाते हैं इसलिए एक्सरसाइज में, मुझे भी बहुत मन नहीं लग पाता है, क्योंकि देखते हैं कि बिल्कुल आप लोग का व्यूज नहीं आ पाता है, लगता है कि बिल्कुल आप लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। अन्यथा प्रीपोजिशंस का भी मैं कुछ क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट पर आधारित या डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स पर आधारित डिफरेंट एग्जाम्स का सर्वाधिक कलेक्शन मेरे पास रहता है। चूंकि मैं बुक्स पर काम करता हूं तो क्वेश्चंस पर भी स्वाभाविक है कि मैं बहुत काम करता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम वहां भी चाहते तो समझा देते, लेकिन आप लोग बहुत समझना नहीं चाहते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी कुछ एक्सरसाइजेस हम कोशिश करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स का, कि जैसे सीडीएस पे कोई प्रॉब्लम है, एनडीए का कोई प्रॉब्लम है, एमटीएस का कोई प्रॉब्लम है, सीपीओ का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि कोई बैंक क्लर्क का प्रॉब्लम है, कोई बैंक पीओ का प्रॉब्लम है, आदि आदि, मतलब सम्मिलित रूप से डिफरेंट एग्जाम्स का कुछ क्वेश्चंस लेके हम आपको बता देंगे। प्रॉब्लम वही है, केवल सेंटेंस बदला हुआ है, एग्जाम का नाम बदला हुआ है। तो कुछ चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत सीरियस पे आप लोग काम करें, ठीक है। तो आज यही छोड़ेंगे, लेकिन फिर उसके पहले वही चीज कि आप लोग यदि वीडियो से फायदा ले पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत थैंक्स।